नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 की, जिसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो चैप्टर 1 और 2 जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 हम कंप्लीट करते हैं आज। इस चैप्टर 3 का नाम है तंतु से वस्त्र तक। यहाँ पर आपको तंतु से वस्त्र तक पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आइए हम इस चैप्टर को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में दिया हुआ है पूरा वस्त्र के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये वस्त्र कैसे बनता है, कैसा होता है, कितने प्रकार के वस्त्र होते हैं, इनकी विविधता क्या है, ये सब इसमें दर्शाया गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी सी दी हुई है कि जैसे दो स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने क्लास में पढ़ते हैं और वो एक कंपटीशन जीतते हैं, और कंपटीशन से जो उन्हें राशि मिली होती है, पैसे मिले होते हैं, उनसे वो अपने घर वालों के लिए एक कपड़े लेना निश्चित करते हैं कि घर वालों के लिए आज हम कपड़े खरीदेंगे। तो वो कपड़े खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं। दुकान पर जब वो कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो वो दुकानदार उन्हें अलग अलग तरह के कपड़े दिखाता है। वहाँ पर कपड़ों की विविधता को देखकर वो उलझन में पड़ जाते हैं कि इतनी वैरायटी कपड़ों में कैसे है। तो दुकानदार उन्हें समझाता है कि कुछ कपड़े सूती होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं, और वहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि कुछ ऊनी होते हैं, रेशमी होते हैं, ये सब उन्हें पता चलता है। वहाँ पर दुकानदार से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि कपड़ों में इतनी सारी वैरायटी उपस्थित होती हैं। जिसके बाद वो कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, सूती साड़ी वगैरह वो खरीद कर घर ले आते हैं। उसके बाद वो लोग अपने आसपास के माहौल में वो इस बात को नोटिस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कपड़े हैं, किस किस प्रकार के कपड़े हैं, कौन से सूती कपड़े हैं, कौन से रेशमी कपड़े हैं। तो ये सब वो देखते हैं, इसको नोटिस करते हैं। और यहाँ तक कि वो इस बात को भी देखते हैं कि वो खुद जो कपड़े पहने हैं, खुद जो उन्होंने स्कूल बैग टांग रखा है, शूज़ पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखे हैं, कि वो किस कपड़े से बने हैं, वो किस प्रकार के कपड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कपड़ों का कुछ प्रकार दिया हुआ है: सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, संश्लिष्ट। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें आप क्रियाकलाप 1 को अगर हम देखें, क्रियाकलाप 1 में ये दर्शाया गया है कि जैसे हम एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लें। कपड़े का टुकड़ा देखने में वो एक सतत टुकड़ा लगता है कि एक सतत कपड़ा है, इसमें कोई भी जोड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, जैसे ये खुद एक पूरी एक वस्तु है। पर जब हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ धागों से मिलकर बना होता है, जिसे आगे इसमें दिखाया गया है। हम आगे देखते हैं। जैसे हम इसमें क्रियाकलाप 2 को अगर हम देखें, क्रियाकलाप 2 में इसी बात को दिखाया गया है कि एक सूती कपड़ा जो कि हमने क्रियाकलाप 1 में लिया था, कपड़े का टुकड़ा, कोई भी कपड़े का टुकड़ा, उसमें एक कोने से यदि हम एक धागा ढूंढ लें, धागा निकाल लें, उस धागे को खींचने के बाद जब हम देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि वो कपड़ा सतत ना होकर कई प्रकार के धागों से मिलकर बना हुआ है। धागों को एक पास लगाकर उसका निर्माण किया गया है। इस धागे को हम तंतु कहते हैं, जिन्हें मिलाकर एक कोई भी कपड़ा बनाया जाता है। तो ये क्रियाकलाप 1 और 2 में इतना ही दर्शाया गया है। अब हम आगे क्रियाकलाप 3 देखेंगे। तो हम क्रियाकलाप 3 को देख लेते हैं। क्रियाकलाप 3 में तंतु के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे हम यदि कपड़े के एक टुकड़े का एक धागा हम निकाल लेते हैं, उस धागे को अगर हम एक हाथ से अंगूठे से दबा दें और दूसरे हाथ से उसे खींचें, तो वो धागा भी कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसमें कई पतली पतली लड़ियाँ निकल जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो धागा भी एक पूरा ना होकर कई प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर, लड़ियों से मिलकर उसका निर्माण करा जाता है। तो इस धागे को ही हम, धागे में जो छोटे छोटे लड़ियाँ होती हैं, उनको ही हम तंतु कहते हैं। ठीक है। तो वस्त्र धागों से मिलकर बना होता है, वस्त्र जो है धागों से मिलकर बना होता है, और धागा जो है कई प्रकार के, कई एक से अधिक तंतुओं से मिलकर बनता है। ठीक है। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ वस्त्र सूती होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, और कुछ प्राकृतिक होते हैं। ठीक है। जो सूती, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्र होते हैं, इनके जो तंतु होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, और जबकि कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से, उन्हें हम कृत्रिम या संश्लेषित तंतु कहते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कृत्रिम तंतु कौन कौन से हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, और ये सब जो होते हैं संश्लेषित तंतु होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उसमें ऊन जो है भेड़ और बकरी से प्राप्त करी जाती है। ठीक है। रेशम जो है रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होती है, और बाकी ये सूती कपड़े का तंतु, जूट, ये जो है हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम इसमें कुछ तंतु देख लेते हैं, पादप तंतु देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर इसमें रुई के बारे में दिया हुआ है। रुई जो होती है, जैसे सामान्य रूप से घरों में जो लैंप जलाई जाती है, उस लैंप में रुई की बत्ती डाली जाती है। उस रुई की बत्ती के जरिए ही वो लैंप जल पाता है।
और रुई का कई जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे गद्दों में, रजाइयों में, लिहाफ में और तकियों में भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे हम कुछ रुई लें और उसे थोड़ा खींच लें तो एक पतली सी लड़ियाँ बना लें, तो उसमें से जो लड़ियाँ हम उसे और खींचने पर जो लड़ियाँ निकलेंगी उसे हम तंतु कहते हैं। तो वो तंतु जो है कपास के बने होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये रुई आती कहाँ से है। रुई जो है कपास के पौधे से आती है, और कपास के पौधे पर एक फल उगता है, कपास गोलक बोलते हैं जिस फल का नाम कपास गोलक है। ये फल जो है नींबू के आकार का होता है। जब ये फल परिपक्व हो जाता है तो ये खुल जाता है और इसके बीज झड़ जाते हैं, और इससे हम रुई प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम पौधे से हमने कपास प्राप्त करी, अब उस कपास को हम हाथ के द्वारा या एक कंकतन के द्वारा उसके बीजों को कपास से अलग किया जाता है, और इस अवस्था में हमें रुई प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया को, कपास से बीजों को अलग करके रुई प्राप्त करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में कपास हाथों से ओटी जाती थी, पर आजकल ये सब की मशीनें चल रही हैं जो कि मशीनों द्वारा ओटी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि कपास को कैसे ओटा जाता है, इसके बीजों को इसमें से अलग करके रुई प्राप्त करी जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक दूसरा तंतु है जूट। ये भी एक प्राकृतिक तंतु है जो कि पादपों से प्राप्त होता है। जूट का एक पौधा होता है, इससे हमें ये जूट निकाला जाता है। ये जूट का पौधा जो है सामान्यतः वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, और इसकी खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम क्षेत्रों में प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, और इसमें जो है जब ये पौधा पुष्पन की अवस्था में होता है, फूल आने लगते हैं, तब इसकी कटाई करी जाती है और कुछ दिनों तक इसे पानी में डुबोकर रख दिया जाता है, और उसके बाद इसमें से पटसन तंतुओं को हाथों से अलग कर दिया जाता है, और इस तरह हमें तंतु के द्वारा एक धागा प्राप्त होता है, जिसे अलग अलग विधियों द्वारा कपड़े में बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सूत काटना, यानी सूत या जो तंतु है उससे हमने धागा बनाया, उस धागे से हम कपड़ा बनाएंगे। तो धागे से हम कैसे कपड़ा बना सकते हैं, अब इसे हम देखते हैं। जैसे तो देखिए, सूत काटने के लिए भी कई विधि का प्रयोग किया जाता है। आप सूत हाथ से भी काट सकते हैं और चरखे की मदद से भी काट सकते हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें। जैसे क्रियाकलाप 4 दिया हुआ है इसमें। जैसे अगर आपको रुई से सूत काटना है तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर हम एक हाथ से सूत को पकड़ें, रुई को चुटकी में लें और दूसरे हाथ से उसे पकड़ें और खींचते हुए उसे ऐंठें, और उसे तब तक ऐंठना है जब तक कि वो एक धागे का रूप ना ले ले। तो इस तरह जब वो धागे का रूप ले लेता है तो इसी को हम सूत काटना कहते हैं, सूत कताई कहते हैं। ठीक है, सूत को 2 तरीके से काट सकते हैं हम। एक तो हम हाथ से काट सकते हैं, ठीक है, और दूसरा चरखे की मदद से भी हम सूत को काट सकते हैं। इस चरखे का प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी किया था, जिसके जरिए सूत काटने के लिए प्रोत्साहित किया था उन्होंने भारतीयों को। ठीक है, तो आप जानते होंगे इसको। इस चरखे की महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1956 में एक खादी एवं ग्रामोद्योग संगठन आयोग की स्थापना भी करी थी, और बड़े पैमाने पर सूत की कटाई चरखे से ना होकर मशीनों के द्वारा करी जाती है। ठीक है, और उसके द्वारा फिर वस्त्र बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सूत हमने काट लिया, अब उस धागे से हम वस्त्र कैसे बनाएंगे। अब वस्त्र बनाने की भी विधि है। वस्त्र बनाने की एक विधि है बुनाई, और एक विधि दूसरी है। ठीक है, ये बुनाई को हम देख लेते हैं कि कैसे हम बुनते हैं। जैसे हम बुनाई के लिए हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास धागे हैं, ठीक है, सूत कता हुआ है, धागे हैं, तो हम धागों को इस तरह लगाएं और एक इस तरह लगाएं। तो इस तरह जब सतत रूप से हम इन्हें जोड़ दें तो हमारा एक वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा बनकर तैयार हो जाता है कपड़े का। तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है बुनाई में। तो आगे हम इसका देख लेते हैं क्रियाकलाप 5 में। जैसे क्रियाकलाप 5 जो दिया हुआ है, इसमें थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे हम यदि कागज़ की 2 पट्टियाँ लें अलग अलग रंग की, और उन पट्टियों को इस क्रम में हम व्यवस्थित करें तो एक सतत टुकड़ा बन जाता है। हालांकि कागज़ का टुकड़ा और धागे में बहुत फ़र्क होता है। धागा बहुत महीन, पतला और मुलायम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हाथ से करघे की मदद से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, बुनाई करी जाती है। ठीक है, और दूसरा हम देख सकते हैं एक विशेष प्रकार से भी हम कपड़े को बना सकते हैं। जैसे ऊनी वस्त्रों के जो कपड़े होते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं, उनमें एक सतत धागा होता है जो कि शुरू से लेकर आखिर तक चलता है। जैसे हम एक स्वेटर लें, ऊनी स्वेटर, जिसमें एक टुकड़ा है, उसमें से एक धागा यदि हम खींच लें तो जब तक वह पूरा टुकड़ा उधर नहीं जाता तब तक वह धागा लगातार खींचता रहता है। तो इस ऊनी कपड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक विधि ये भी है, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, आपने देखा होगा घर में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस किस तरीके से कपड़े की बुनाई करी जाती है, कपड़ा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये वस्त्र सामग्री का इतिहास की
आज के समय में तो हमारे पास कपड़े उपलब्ध हैं, पर इतिहास के समय में जब कपड़े बनाने का ज्ञान मानव के पास नहीं था तो किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, किस तरह से उनका निर्माण किया जाता था, हम ज़रा इस पर नज़र डाल देते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जैसे जब हमारे पास कपड़े के निर्माण का ज्ञान नहीं था तब हम किस तरह से इसका प्रयोग करते थे। जैसे प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़े बड़े पत्तियों और जंतुओं की खालों का प्रयोग कर शरीर को ढकते थे। ठीक है, और जब कृषि का विकास हो गया तो घास और टहनियों, पतली पतली टहनियों को बुनकर चटाइयों और टोकरियों का निर्माण होना शुरू हो गया, और फिर लताओं और जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठ कर उनकी लड़ियाँ बनाई जाने लगीं और इनसे बुनकर वस्त्र तैयार किए जाने लगे। ठीक है, और इस सब का विकास जो है गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्लैक्स। जैसे मिस्र की सभ्यता तो आपने सुनी होगी, इसमें मिस्र की सभ्यता के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे फ्लैक्स एक प्रकार का पौधा होता था जिससे जो है तंतु निकाला जाता था, और प्राचीन मिस्र सभ्यता में वस्त्रों को बनाने के लिए फ्लैक्स और रुई दोनों का ही प्रयोग किया जाता था, और फ्लैक्स और रुई उस समय नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ठीक है, इन दिनों में सिलाई करना नहीं आता था, उस समय लोगों से सिलाई करना नहीं आता था, तो उस समय लोग शरीर के भागों को आच्छादित कर लेते थे, मतलब कि ढक लेते थे। तो आच्छादित करने के लिए अलग अलग ढंगों का प्रयोग करते थे। जैसे जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ तो उसको पहनने के लिए कपड़े तैयार करने लगे। आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नताएं उपस्थित हो गईं, परंतु आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, ये सब बिना सिले कपड़े हैं जो कि मानव पहनता है। ठीक है, आज भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि इंसान बिना सिले पहनता है, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी, ये सिला हुआ नहीं है। जैसे हम शर्ट पहनते हैं वो सिला हुआ है, पैंट्स पहनते हैं वो सिला हुआ है, पर ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आज भी बिना सिले इंसान पहनता है। ठीक है, तो हमने इसमें कपड़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे रखी है। जैसे कपास के पौधे से जो फल उतरा, कपास गोलक, उसे हमने ओटा और रेशे निकाले, तंतु निकाला, तंतु की हमने कताई करी तो फिर हमारा धागा बना, धागे से हमने बुनाई और बंधाई के जरिए वस्त्र का निर्माण करा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख शब्द जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे रुई हमने जाना कि कपास के पौधे पर उतरती है और तंतु बनता है उससे। ठीक है, और तंतु का काटा जाता है। ठीक है, उससे बुनाई होती है और फिर वस्त्र का निर्माण होता है। तागे के बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन जानी इसमें कि तागा कैसे बनता है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, हम आगे इसमें थोड़ा सारांश पर और थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने वस्त्र सामग्री में विविधताएं दर्शाई हैं, जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पॉलिएस्टर वस्त्र है। ठीक है, और वस्त्र तागों से बनता है और तागा जो है तंतुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, और तंतु प्राकृतिक हो सकते हैं या संश्लेषित। ठीक है, प्राकृतिक तंतु रेशमी, ऊन और जूट। ठीक है, और संश्लेषित तंतु ये दे रखे हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन। ठीक है, रुई और जूट जैसे तंतु जो हैं ये पादपों से मिलते हैं, और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। ठीक है, तागों की बुनाई दो तरह से की जाती है, बुनाई और बधाई। ठीक है, और जिससे हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।